हेलो फ्रेंड्स, कबीर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं यतीन। आज हम शुरुआत करते हैं इतिहास के अगले अध्याय की। हमने लास्ट में पढ़ा था, इतिहास के स्रोत हम पढ़ रहे थे। तो इतिहास के स्रोत में पढ़ा था पहला हमने पढ़ा था पुरातात्विक स्रोतों को, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था साहित्यिक स्रोतों को, और आज हम तीसरा और अंतिम प्रकार जो उसका होता है वो हम विदेशी यात्रियों के विवरणों को पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोतों में हम सारी चीज़ों को देख चुके थे। स्मारक क्या होते हैं, अभिलेख क्या होते हैं, सिक्कों से हमें इतिहास की जानकारी कैसे प्राप्त होती है, मूर्तियों से हमें कैसे प्राप्त होती है। उसके अलावा हम साहित्यिक स्रोतों को पढ़ चुके थे। धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत क्या होते हैं और यह इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार उपलब्ध कराते हैं, इन चीज़ों को हमने पढ़ा था। अंत में हम पढ़ते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण को, कि विदेशी यात्री भारत में आए और आकर उन्होंने जो भारत में जानकारी उपलब्ध कराई, यानी उन्होंने जो पुस्तकें लिखी और भारत के बारे में जो भी कुछ लिखा वो हमें सब इतिहास के बारे में जानकारी देता है। सबसे पहले भारत में यूनानी यात्री आए। यूनान के जो लोग थे वो सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण जो हुआ, उससे पहले भी कई यूनानियों का आक्रमण हुआ। उस आक्रमण के दौरान ये उनके साथ भारत में आते रहे और भारत के बारे में जो जानकारी दी उसी को हम यूनानियों के विवरणों में शामिल करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया हेरोडोटस को, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है, उसने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और हिस्टोरिका में भारत के बारे में भी काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। हिस्टोरिका में भारत के बारे में जो भी जानकारी प्राप्त होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। उसके बाद मेगास्थनीज, जो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दूत था, सेल्यूकस निकेटर का दूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। अपने दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने इसे भारत भेजा, और उस समय इसने भारत के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्योंकि यह लंबे समय तक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहा। इसकी जानकारी से प्राप्त होता है, यह कहता है कि भारत में दास प्रथा उपलब्ध नहीं है, जबकि इसी के समय आचार्य चाणक्य ने कहा था कि भारत में कई प्रकार के दासों को मिलते हैं, भारत में कई प्रकार के दास पाए जाते हैं। इसका जो विवरण है वो कई सारी चीज़ों से घुला मिला है। जैसे यूनान में जाकर देखते हैं तो दासों की स्थिति काफ़ी खराब होती है। जैसे यूनान में दासों के साथ कोड़े लगाए जाते थे, उन्हें नंगा रखा जाता था, जंजीर में बांध कर रखा जाता था। जबकि भारत में मिलने वाले दास जो होते थे वो घरेलू काम करते थे, राजा रानियों की सेवा करते थे और छोटे मोटे घर के काम करते थे। इस तरीके से मेगास्थनीज को देखकर लगा कि भारत में दास नहीं पाए जाते हैं। इसने जो भी कुछ लिखा है काफ़ी महत्वपूर्ण है इतिहास में। इसके अलावा एक और पुस्तक है ज्योग्राफी, जिसको टालमी ने लिखा है। यह भारत में समुद्र के व्यापार के बारे में जानकारी देता है, और भी इसमें कई सारी जानकारी प्राप्त होती है। नेचुरल हिस्टोरिका नेक्स्ट पुस्तक है, प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। इसमें भी भारतीय इतिहास से जानकारी या भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। यूनानी यात्रियों के बाद भारत में जो लोग आए वो थे चीनी यात्री, और चीनी यात्रियों ने काफ़ी महत्वपूर्ण इतिहास भारत को उपलब्ध कराया। सबसे पहले फाहियान, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में यह भारत आया। इनको हम चंद्रगुप्त सेकंड भी बोलते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड भी इनको बोला जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया और इसने एक अपनी पुस्तक लिखी फोकाकी। यह काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है फाहियान की। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था, फाहियान, या कई बार उल्टा पूछ लिया जाता है कि फाहियान किसके दरबार में आया, तो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया। उसकी पुस्तक का क्या नाम है, फोकाकी। यह भी भारतीय इतिहास के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। इसके बाद हेनसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में या हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया, हर्षवर्धन के समय में भारत आया, और इसका भारत आने का उद्देश्य था कि बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना और बुद्ध से संबंधित जो भी स्थान थे, जो जगह थी, उनका भ्रमण यह करना चाहता था, उनको देखना चाहता था। उसी लालसा से यह काफ़ी लंबी यात्रा के बाद भारत पहुंचा। भारत पहुंचने पर उस समय हर्षवर्धन का शासन चल रहा था। हर्षवर्धन के दरबार में पहुंचा और यह नालंदा विश्वविद्यालय में इसने 12 वर्ष तक अध्ययन किया। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय उसकी बौद्ध धर्म की महायान शाखा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था।
महायान शाखा, बुद्ध धर्म से हीनयान और महायान 2 शाखाएं हैं उसकी बौद्ध धर्म की, उसका केंद्र था। वहां पर इसने 12 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और अपनी पुस्तक सीयूकी को लिखा। यह बहुत समय तक हर्षवर्धन के साथ रहा है। तो इसका जो विवरण है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद फिर इत्सिंग भारत में आया। इत्सिंग ने एक पुस्तक लिखी, रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट रिलीजन। ये भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है। इत्सिंग की जीवनी, इत्सिंग के बाद फिर हुई भारत में आया और हुई ने हिन स्वांग की जीवनी को लिखा है। यह भी हिन स्वांग की जीवनी, हिन स्वांग ने जो भारत में जो भी चीजें देखी या समझी थी उनको, उनका चित्रण किया है, उन्हीं को फिर हुई ने अपनी भाषा में लिखा है। तो इस तरीके से इतिहास की हमें काफी जानकारी चीनी यात्रियों के विवरण से प्राप्त होती है। इसमें महत्वपूर्ण ये देखना है आपको कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें क्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन आया, फाहियान, फिर उसके बाद हिन स्वांग, इत्सिंग। इनको आपको ध्यान रखना होगा। इन जानकारी देने के बाद इनके अगले यात्री जो भारत में आए वो थे अरबी यात्री। अरब से जो यात्री भारत आ रहे थे, मध्यकालीन भारत की शुरुआत हो रही थी, तो उस समय कुछ अरब के यात्री व्यापार से संबंधित या फिर भारत में और कई सारी चीज़ों के लिए भारत आ रहे थे। तो उनके साथ जो वहाँ के लोग भारत में शासन के पर्पज से आए थे, उन्हीं के साथ कई सारे यात्री भी आए और जिन्होंने यहाँ के इतिहास को लिखा। जैसे पहले सुलेमान और अल मसूदी के यात्रा वृत्तांत जो भारत की यात्रा पर आए थे, उन्होंने भी जो लिखा है वो भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। भारत पर महमूद गजनबी में जब पहला आक्रमण किया तो उसमें महमूद गजनबी के साथ में अलवर्नी भारत आया और अलवर्नी जो महमूद गजनबी का एक तरीके से दास था, युद्ध में पकड़ा हुआ दास था, वो अलवर्नी उसके साथ, महमूद गजनबी के साथ भारत आया और भारतीय इतिहास के कई सारे अध्ययन इसने किए। भारतीय ज्योतिष शास्त्र, भारतीय आयुर्विज्ञान, भारतीय गणित के बारे में, ज्योतिष के बारे में और भारतीय इतिहास के बारे में और भारत की जो अन्य पुस्तक थी उन सब का इसने अध्ययन किया। इसने भारत की धार्मिक पुस्तकों का भी अध्ययन किया और इनके बारे में बड़ी सटीक जानकारी इसने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में उपलब्ध कराई, क्योंकि ये काफ़ी एक विद्वान था। संस्कृत का इसने अध्ययन किया और कई भाषाओं जो भारत में उपलब्ध थी उनका भी इसने अध्ययन करके और सब भारत के धार्मिक ग्रंथों को इसने पढ़ा और फिर अपनी जो विवरण इसने किताबुल हिंद में उपलब्ध कराया। यह भारतीय इतिहास में एक काफ़ी ज़्यादा गोल्डन बुक मानी जाती है। इनके अलावा फिर भारत में अफ्रीकी यात्री आया। अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था, सहारा रेगिस्तान का एक देश है मोरक्को, यह वहाँ का निवासी था और भारत की यात्रा पर आया था और उस समय शासन चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय शासन कर रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में यह आया और इसकी पुस्तक, यानी इसने अपनी पुस्तक लिखी रहला, इसके ज्ञान से मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी प्रभावित हुआ और इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था इसने। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इसका भी वृत्तांत माना जाता है। इस तरीके से हमने आज देखा कि विदेशी यात्रियों के विवरणों से हमें कैसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले यूनानी भारत में आए, उसके बाद चीनी यात्री भारत में आए, फिर अरबी यात्री भारत और अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता के द्वारा जो हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है वह काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तो भारत में इतिहास को जानने के लिए 3 स्रोतों को माना जाता है। पहला हमारा पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक स्रोत और तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। इन सबको आप आसानी से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को भी लोगों को शेयर करें ताकि ये पता चल सके कि इसमें इतिहास हम जो पढ़ रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण जानकारी कोई छूट ना जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं।